गुड मॉर्निंग बच्चों। थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था फ्रांस की क्रांति, उसी के अंतर्गत अपन आज आगे देखते हैं राष्ट्रीय महासभा और उसके कार्य और उपलब्धियां। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओबेसाइस की सलाह से 13 जून को पादरियों और कुलीनों के पास अंतिम बार निमंत्रण पत्र भेजा गया और यह कह दिया गया कि वे न भी आए तो काम शुरू कर दिया जाएगा। 3 पादरियों ने उनके सभा भवन में प्रवेश किया और कहा, बुद्धिमानी की मशाल के प्रकाश में सर्वसाधारण के कल्याण की भावना तथा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के कारण हम अपने साथी नागरिकों एवं भाइयों में सम्मिलित होने आए हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था और उस अधिवेशन के अंदर मतदान संबंधी विवाद हुआ था, जो साधारण लोगों के बीच में और कुलीन और पादरियों के बीच में मत देने की बात पर लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। उनका शानदार स्वागत किया गया। दूसरे दिनों में 9 अन्य पादरी प्रतिनिधि सम्मिलित हो गए। 17 जून को तीसरे सदन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया। ये स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी कदम था। 19 जून को पादरियों ने गंभीर वाद विवाद के बाद सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनमें सम्मिलित होने का निश्चय किया। इससे राष्ट्रीय महासभा की स्थिति मजबूत हो गई। कुलीनों की सभा बिना किसी निर्णय के भंग हो गई। नेक्स्ट घटना घटी टेनिस कोर्ट की शपथ। 20 जून को कुलीनों एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने तीसरे वर्ग के सदन सभा भवन में ताला लगवा दिया। जब तीसरे सदन के सदस्य हमेशा की भांति सभा भवन में बैठने गए तो उन्हें द्वार पर ताला मिला और सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात थे। सदस्यों को कहा गया कि एक विशेष समारोह की तैयारी के लिए सभा भवन में मरम्मत करवाना जरूरी हो गया है। सदस्यों को कहीं न कहीं अपना अधिवेशन करना जरूरी था। पास में ही एक बहुत विशाल भवन था जो टेनिस खेलने तथा घोड़े की सवारी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। मिराबो और ओबेसाइस के सुझाव पर सभी प्रतिनिधि उस भवन की तरफ गए और वहीं अपना अधिवेशन किया। वहाँ उन्होंने शपथ ली कि वे अपनी बैठक जारी रखेंगे और एक संविधान बनाकर छोड़ेंगे। इतिहास में यह कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। कुछ विद्वान क्रांति का प्रारंभ इसी घटना से मानते हैं, क्योंकि स्टेटस जनरल ने केवल एक सदन ने एक तरफा कार्यवाही के द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय महासभा में परिवर्तित करने के पश्चात अब संविधान बनाने की घोषणा की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुलीनों का जो वर्ग था, जिसने अपनी सभा करने के लिए टेनिस कोर्ट या टेनिस का जो पास का ग्राउंड था उसे अपना स्थान माना और वहीं पर जो शपथ ली उसी को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट था संयुक्त अधिवेशन। तीसरे सदन की कार्यवाहियों से चिंतित होकर राजा ने 23 जून को तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई। इस बैठक में राजा ने घोषणा की कि सभी हाल ही में तीसरे सदन ने जो कार्य किए हैं वे अवैध और असंवैधानिक है। उसने तीनों सदनों को पुनः अलग अलग बैठकें करने को कहा और इसके बाद सभा भवन से चला गया। कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी तुरंत सभा कक्ष खाली कर दिया। उनके चेहरों पर विजय की मुस्कान थी। बहुत से पादरी भी उनके साथ ही चले गए, परंतु साधारण प्रतिनिधि गुमसुम बैठे रहे। उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसी समय सरकारी उत्सवों के अध्यक्ष ब्रेजे ने आकर उनसे कहा, आप लोग राजा का आदेश सुन चुके हैं। श्रीमान जी की प्रार्थना है कि हमारे सदन के प्रतिनिधि उठकर चले जाएं। इस नाजुक क्षण में मिराबो ने स्थिति को संभाल लिया। उसने दहाड़ते हुए
ब्रेजे से कहा, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं और संगीनों की नोक छोड़कर और कोई हमें यहाँ से हटाने वाला नहीं है। राजा संगीनों का प्रयोग करने का साहस नहीं कर सका। 2 दिन बाद बहुत से पादरी और कुलीन भी राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित हो गए। 27 जून को राजा ने तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार यह जनप्रतिनिधियों की प्रथम शानदार सफलता थी। राजा के झुक जाने से उनका उत्साह 2 गुना बढ़ गया था। अगली घटना घटी संविधान सभा। तीनों सदनों के साथ बैठने से राष्ट्रीय असेंबली को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। अब वह सही अर्थों में राष्ट्रीय सभा बन गई थी। उसने अब एक संविधान बनाने का कार्य हाथ में लिया और इस दृष्टि से एक संविधान समिति नियुक्त की गई। चूँकि राष्ट्रीय सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी, अतः उसने अपने नाम को बदल दिया। अब वह संविधान सभा के नाम से पुकारे जाने लगी। नेक्स्ट घटना घटी थी, भड़काने वाली घटनाएं थी जिनको हम देखते हैं। इधर राजा पर कुलीनों और रानी का दबाव पड़ रहा था। अंत में राजा ने असेंबली को दबाने का प्रयास किया। विदेशों से भाड़े पर बहुत से सैनिक बुलाए गए और उन्हें पेरिस तथा वसाई में तैनात किया गया। सीमांत चौकियों से भी बहुत से सैनिकों को बुलाया गया। 11 जुलाई को अर्थ मंत्री नेकर और उसके सहयोगियों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वे सुधारों के पक्ष में थे। नेकर इस समय तक जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। उसकी बर्खास्ती का लोगों ने यह अर्थ लगाया कि राजा अब कोई करारी चोट करने वाला है। सारे पेरिस में उत्तेजना फैल गई। केमाइल देश मोला नामक एक नेता ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि नेकर की बर्खास्ती खतरे की घंटी है। राजा ने देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को कत्ल करने के लिए विदेशी सैनिकों को बुलाया है। हमें हथियार उठाने होंगे। परिणाम यह निकला कि लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े और 14 जुलाई को सुबह तक पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग हजारों हथियारों के साथ घूम रहे थे। दूसरी तरफ बड़े नेताओं की देखरेख में नागरिक रक्षकों का दल बनाया गया, जिसने शीघ्र ही राष्ट्रीय संरक्षण दल का रूप ले लिया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा करना था, क्योंकि इस समय हजारों बेरोजगार लोग पेरिस में घूम रहे थे। नेक्स्ट घटना देखते हैं, बास्तीन का पतन। 14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने बास्तीन नाम के प्राचीन किले पर हमला बोल दिया। पेरिस नगर के पूर्वी छोर पर स्थित इस किले का सैनिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं था, किंतु जेल के रूप में वह काफ़ी बदनाम हो गया था और राजा की शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। वाल्तेयर और मिराबो जैसे प्रसिद्ध नेता भी इस जेल खाने में बंद किए गए थे। इस पर हमला करके क्रांतिकारी लोग राजा को जनता की शक्ति का परिचय दे देना चाहते थे। कुछ घंटों की घमासान लड़ाई और रक्तपात के बाद भीड़ ने बास्तीन पर अधिकार कर लिया। राजा चाहता तो भीड़ को दबा सकता था, परंतु दया और डर के कारण वह कोई कदम नहीं उठा पाया। इस घटना का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। दूसरी बार जनता ने निरंकुश शासन पर विजय प्राप्त की। अब संविधान सभा अपने को ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगी और क्रांति पर पेरिस का नियंत्रण हो गया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया और फ्रांस के राजाओं के पुराने सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल, सफ़ेद और नीले रंग का एक नया तिरंगा
झंडा अपना लिया गया। 3 दिन बाद लुई 16वें ने राजधानी में प्रवेश किया और उसने इन सब परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। बास्तीन के पतन ने फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की लहरें उठने लगी। शहरों में कई तरह की म्युनिसिपल सरकार और सुरक्षा दल का संगठन होने लगा। देहातों में किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और सामंतों के कागजात जला डाले और जहाँ तहाँ मारपीट मच गई। इस तरह यद्यपि कानूनन सामंत प्रथा समाप्त हो गई थी, पर व्यवहार में इसे समाप्त कर दिया गया। जुलाई के अंत तक क्रांतिकारियों का विध्वंसकारी कार्य बढ़ता ही गया। कई जगह अंत और हथियार के भंडार लूट लिए गए अथवा नष्ट कर दिए गए। इस प्रकार देखते हैं कि लुई 14वें की अदूरदर्शिता के कारण फ्रांस में इस तरह से क्रांतिकारी माहौल बन गया था और हर जगह लड़ाई और लूट मार शुरू हो गई थी। धन्यवाद बच्चों।